गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल इन माय चैनल टू पर्सन। और जो सभी अध्यापकों से को भी नमस्कार, और सभी प्राइवेट अध्यापक और अध्यापिकाओं और सरकारी शिक्षकों से भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, नए शिक्षा सत्र का सेशन चालू हो गया है। 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार जो 2026 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए 6 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये तो सरकार की अच्छी पॉलिसी है, इसका भी मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकों को या भी सचेत और अध्यापकों के साथ साथ अपने अध्यापक बंधुओं को सचेत करना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे हो कि बच्चे में सही रूप से समझ आ सके। समझना और समझाना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इस तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य है। मोटिवेशनल वाक्य के साथ हमारा पहला टॉपिक है खून रिश्ते। कुछ रिश्ते खून से भरोसे से बनते हैं। कुछ रिश्ते खून के भरोसे से बनते हैं और कुछ रिश्ते लगाव से भी बनते हैं। कुछ रिश्ते कुछ रिश्ते खून से और भरोसे से बनते हैं और कुछ रिश्ते केवल भरोसों से ही बनते हैं, उसमें खून का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो आज का सुविचार, तर्क से डरने वाला समाज हमेशा गुलाम रहेगा। तर्क से डरने वाला व्यक्ति हमेशा गुलाम रहेगा, कभी धर्म का, कभी देवी देवताओं का, कभी बाबाओं और मौलानों से। दूसरा है खुद को इतना मजबूत बना लो कि हालात भी झुक जाए। मेहनत की आग में जलकर सपने हकीकत बन जाए। मेहनत की आग में जलकर सपने हकीकत बन जाए। तीसरा है चीन इसलिए आगे नहीं है कि वह सबसे बड़ा है। वहाँ की आबादी सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा देश है, बल्कि इसलिए कि वहाँ लोग डिग्री के पीछे भागने के बजाय हुनर और काम को पूजा मानते हैं। चौथा है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2026 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तक तय की गई है, जिससे शुरुआती शिक्षा अधिक संतुलित होगी। और पांचवा अंतिम है जो छात्र सपनों पर विश्वास करता है वही कल अपनी मेहनत से इतिहास रखता है। भाई जेपी वर्मा। जैसे कि 3 मई 2026 के नेट की परीक्षा होने जा रही है। NTA और नीट की परीक्षा का सारा दिशा निर्देश आ गया है। और नीट का तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे, नीट का फॉर्म तो डाल रहे हैं लेकिन उनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम सर्कुलेटरी टेस्ट या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण। इसके लिए जो लड़का पास होता है वह MBBS, दूसरा BDS, BAMS, BUMS में उसका इस तरह जो 7 कैटेगरियां बनाई गई है उसके मेरिट के अनुसार उसका सिलेक्शन होता है। तो 3 मई को होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं की गाइडलाइन जारी कर दी गई। तो आज का असली टॉपिक है कि अध्यापक छात्रों एवं छात्राओं को सरल ढंग से कैसे समझाए कि एक अध्यापक का एक शिक्षक छात्र के तरफ क्या दायित्व है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं 95 में स्वयं में B.Ed करने गया था
चंडेसर डिग्री कॉलेज आजमगढ़ से। तो वहाँ जब मेरा वाइवा हो रहा था तो वहाँ के इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे, बलिया से राय साहब आए थे, उन्होंने एक ही प्रश्न सबसे पूछा। सपोज करो कि आप एक अध्यापक हो गए हैं और आपको टीचिंग क्लास में जाएंगे तो सबसे प्रथम क्या देखेंगे? तो उसमें कुछ लोग बताएं, कुछ लोग क्या बताएं, कुछ लोगों ने क्या बताया। मैंने केवल इतने बताया कि सर्वप्रथम सर मैं बच्चों की, मैं कक्षा में प्रवेश करूंगा तो उससे पहले कुछ लोग बताएं चाक देखूंगा, डस्टर देखूंगा, वहाँ का बच्चों की स्थिति देखूंगा और वैसे ऐसे सब बताएं। जब मेरी बारी आई तो मैं गया, लोगों से मैंने पूछा क्या क्या पूछ रहे हैं, तो कहें एक ही प्रश्न पूछे रहे। मेरी बारी आई, मैं भी गया। उन्होंने पूछा आप सपोज करो मिस्टर वर्मा जी आप अध्यापक हो गए, कक्षा में आपको एंट्री मिली तो आप सर्वप्रथम क्या देखेंगे? हम के सर्वप्रथम सर मैं यही देखूंगी कि मैं बच्चों की मनोस्थिति, वो क्या हमसे चाहते हैं, उनको पहले हम परखने का कोशिश करेंगे। उनको हम पहले परखने की कोशिश करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम उनको अपने तरफ मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद तब मैं उस टॉपिक को शुरू करूंगा जो मेरा टॉपिक रहेगा। अब मैं पहले उनसे पूछ लूंगा आप क्या पसंद करते हैं, उसके अनुसार मैं उनको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और टीचर और छात्रों का संबंध ऐसा होना चाहिए, भाईचारा बंधुत्व का संबंध होना चाहिए, उनके अंदर कभी टेरर नहीं पैदा होना करना चाहिए। तो सरल भाषा में पढ़ाने का तात्पर्य तो शिक्षक, आज जो प्राइवेट विद्यालय में तमाम ऐसे अध्यापक बन चुके हैं जिनकी गुणवत्ता पर कोई शिक्षा नहीं है, उनको जब प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए शिक्षण आज बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कहते हैं अनुभव से तो होता है, लेकिन वो शुरुआती दौर की शिक्षा जब कमजोर कर देते हैं तो बच्चा चल कर के अपने जीवन में हमेशा स्ट्रगल करता है। तो जैसे किसी मकान पर आपको चलना होता है, ये मकान है आपका या आपका मकान है, इस एक छत है, मान ली 3 मंजिला मकान है, यहाँ आपका स्टेयर्स लगे हैं, यहाँ स्टेयर्स लगे हैं, 1 2 3 ये सब डंडा लगे हुए हैं, स्टेयर्स बने हैं स्टेयर्स। तो और इस छत पर आपको एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, एक सेकंड फ्लोर हो गया, एक थर्ड फ्लोर हो गया, और आपको थर्ड फ्लोर पर जाना है। थर्ड फ्लोर पर जाना, क्या आप यहाँ से कदम रख करके सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे? नहीं, जब स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं तो बड़े आसानी के साथ आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारे अध्यापक बंधुओं को भी चाहिए कि पहले बच्चे की स्थिति जाने, बच्चा किस स्तर का है, बच्चा किस स्तर का, उसे उसकी मांग क्या है, उसको अपने क्लोज ले आइए, उसको अपने क्लोज ले आइए। जब आप उसको क्लोज ले आएंगे तब जैसे नर्सरी का है, यूकेजी का, एलकेजी का बच्चा है, या कक्षा 1 कक्षा यानी 8 तक के बच्चे की विशेष में रूप से बात कर रहा हूँ, तो उसको शुरू से बताइए कि शिक्षा में एक है, शिक्षा केवल या एक डिग्री नहीं है, या हमें संस्कारवान बनाता है, उचित सम्मान दिलाता है। शिक्षा हमें केवल नौकरी के लिए नहीं, एक चेतना अपने अंदर जगाने के लिए करना चाहिए, जिससे हम समाज को भी शिक्षित कर सके। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये चाहे होते तो भी बैरिस्टर की नौकरी कहीं कहीं कर करके आज जो समाज में इस तरह उन्नतियां आई हैं, ये तो संभवतः नहीं होता है। इससे वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता उन्होंने महिलाओं को ले दिया है, वो चाहे हिंदू कोड बिल के तहत, वो चाहे हिंदू महिलाएं हो, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग की हो कि ब्राह्मण वर्ग की हो, बैकवर्ड हो, ऐसी इससे कोई मतलब नहीं रखता है। तो एक अच्छे टीचर की पहचान होती है बच्चे की मनोस्थिति को जाने। और इसके बाद टीचर क्या करता है, क्लास में एंट्री लिया तो सर्वप्रथम देखिए, जहाँ तक शुरुआती दौर की शिक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट वर्णमाला पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? वर्णमाला। तो यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं वर्णमाला से, अब उसको कहते हैं वर्णमाला। क्या, व्हाट इज वर्णमाला?
तो बच्चा वो वर्णमाला जब आप नहीं, केवल आप शुरुआती दौर में उसको गोली बनाना देके तरह तरह के, तब वो उसको वर्णमाला की पहचान बनाएंगे। वो चाहे हिंदी हुआ, हिंदी, उर्दू, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ईटीसी इत्यादि। तो पहले उसके वर्णमाला को हम उसको सिखाएंगे। इसके बाद फिर इन वर्णमालाओं में कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। आजकल अंग्रेजी का ज़माना चल रहा है, इसमें अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो दो तरह से लिखी जाती है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसको लिखना सिखाएंगे और इसके बाद उससे बताएं कि हमारे देश की जो भाषाएं हैं, हमारे देश की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में अंग्रेजी के साथ, हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू ये सब सीखना पड़ता है। जब आप कई भाषाओं के ज्ञाता हो जाएंगे तो उनको सही रूप से सिखाएंगे। तो उसका कहीं हाथ पकड़ के, कहीं गोली बना करके सिखाया जाता है। पहले तो आप बच्चे को एकदम क्लोज लाइए। जब आपका बच्चा क्लोज आ जाएगा, कभी गोली के माध्यम से, कभी उसके माध्यम से आप बताते जाएंगे। तो उसके पहले अल्फ़ाबेट, तो व्हाट इज अल्फ़ाबेट, तो हाँ बताइए, अल्फ़ाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फ़ाबेट उसी तरह होता है जैसे माला होता है, जैसे वो चाहे गार्लैंड, फूलों का माला, गले का हार। तो उसको बताइए कि यदि एक फूल है, एक फूल है, तो यह आपका माला नहीं हो सकता, या एक लेटर हो सकता है, ओनली ए लेटर, लेटर। और ओ जैसे है या लेटर है, तो उसी तरह या एक फूल है, या क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर है। लेकिन जब हम इन फ्लावरों को एक समूह में रच देते हैं, एक समूह में रख देते हैं, तो क्या बन गया, माला बन गया, जिसका लोग सही रूप से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अल्फ़ाबेट, when alphabet is written in a series is called when is letter written in a series A to Z is called alphabet। उसे हम वर्णमाला, अक्षरों का वो समूह जो एक क्रम रूप से ए से लेकर के जेड तक एक श्रृंखला में लिखी जाती है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला हो गया। हिंदी में इसी तरह छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक जब एक श्रृंखला में लिखी गई तो वह एक वर्णमाला होता है। उसी तरह अलिफ से शुरू होता है। तो अब उसको बताइए कि कौन अक्षर किससे बनता है। अब उसकी पहचान कराइए कि इन अल्फ़ाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं। अल्फ़ाबेट को लिखने का तरीका, अल्फ़ाबेट को हम लिखने का तरीका बताते हैं। इसको स्मॉल लेटर, क्या, कैपिटल लेटर। पहला है कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। जब इस तरह उसको हम बताते हैं कि स्मॉल लेटर, अब यहाँ ए बी सी डी, तो 4 रूल की कॉपी पे आता है। यहाँ ए बी सी डी, ये आपका स्मॉल लेटर हो जाता है। तो इस तरह बच्चे के अंदर आप निडर होकर को उसको अपने क्लोज ले आइए, उसको बताइए कि यह एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। और बच्चे को इतना आप करीब ले आइए, इतना करीब ले आइए कि उसके अंदर भय नाम की कोई चीज ना रह जाए। तब वो बच्चा आपके पास आएगा, पूछेगा मैडम सर हमको ये नहीं लिखने आ रहा। तो कहीं ऐसी परिस्थितियों में आपको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है, या आपने गोली गोली डाल दिया तो कहे बच्चा इसको रिपीट करो, तो बच्चा उसी पर दोबारा रिपीट कर देता है। या इसके अतिरिक्त आपने पढ़ाने का एक और तरीका है, जैसे आपने एक लाल, एक पीला, एक नीला,
ये मान लीजिए लाल हो गया, ये काला हो गया, ये नीला हो गया, ये व्हाइट हो गया और यह पिंक हो गया। और इसी तरह ये पिंक है, ये पिंक है, ये रेड है, या येलो है, और यह ब्लैक है, ये व्हाइट है। और यहाँ हमने डाला पिंक डाला, और यहाँ हमने ब्लैक डाला, यहाँ व्हाइट डाल दिया, यहाँ इस तरह। तो और इसके बाद यहाँ पिंक है और यहाँ रेड है और व्हाइट है। तो उससे कहिए मिलान करिए, वो जब रंग की पहचान हो जाएगी तो बच्चा देखेगा आर्क कहाँ, आर को ले जाकर यहाँ मिला देगा, और व्हाइट कहाँ है, डब्लू देखेगा तो यहाँ मिला देगा, ब्लैक कहाँ है उसको यहाँ मिला देगा, येलो कहाँ है यहाँ है उसको लाकर यहाँ मिला देगा। तो इस तरह बच्चे के अंदर एक अलग से चेतना पैदा होती है। तो पढ़ाने का अध्यापक के एक सरल तरीका होता है, और जिससे बच्चे में कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां न आए। तो सर्वप्रथम उसको ये बताइए, अब यहाँ वावेल और स्वर, अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे को पढ़ाते जाएंगे तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना तो जब नींव, जैसे घर की नींव जब मजबूत बनाई जाती है तो छत कई मंजिला तक मकान बनाए जा सकते हैं, उसी तरह शिक्षक की प्रणाली होती है। जो आजकल गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वो कारण है, सबसे बड़ी कारण है जो प्राइवेट भरकम विद्यालय होते हैं, वहाँ भारी भरकम फीस के साथ अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति आप एक बच्चे के प्रवेश के नाम पे लेते हैं, नेशनल स्कूल करके या कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे 8,000 10,000 एडमिशन फीस लेते हैं, 22,000 रुपया मंथली लेते हैं। इसके बाद ट्रेवलिंग फीस अलग से ले लेते हैं। और जब टीचर के देने की बात आती है तो वो केवल टीचर क्या करता, अपना समय का इंतजार करता कि हमारा वेतन कम मिलेगा, जबकि वो अपना खून पसीना लगा करके आपके बच्चे के भविष्य को संभाल रहा है। लेकिन प्रबंधक महोदय लोग उसको समय से उसका भुगतान भी नहीं करते। तो हमारा विशेष उससे नहीं है, हमें एक अच्छा अध्यापक कैसे बनना चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी में कैसे अपनी भाषाओं को समझाना चाहिए। तो बच्चों को क्लास में जाते समय पहले आप उसके बच्चों की एबिलिटी देखिए, मनोस्थिति देखिए कि बच्चा आप क्या आपसे करना चाहता है। उससे पहले कुछ जोक वगैरह करिए, मजाक वगैरह कर दीजिए, तो बच्चे उसमें पहले उसको खिलखिलाकर हंसवा दीजिए। जब आप उसको बच्चे को खिलखिलाकर हंसवा देंगे तो आपसे वो बच्चा डर को निकाल देगा। तो आपसे इजीली के साथ पूछेगा, सर प्लीज टेल मी, जैसा जहाँ का माहौल होगा, इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में होगा तो हिंदी में बोलेगा। तो ज़्यादातर लोग कॉन्वेंट विद्यालय में इंग्लिश में ही पूछते हैं। मान लीजिए कक्षा क्लास 2 या 3rd का बच्चा है या 1 का बच्चा तो क्या है, उतना तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन इतना तो जरूर कर सकता है, सर आई प्लीज हेल्प मी, आई वांट हेल्प टू यू। तो आप वहाँ का व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो जो बताएगा आई कैन नॉट राइट डब्ल्यू लेटर इन स्मॉल। तब उसको बताइए कि यहाँ से एक पहले आप गोली बना दीजिए, फिर एक गोली इसको यहाँ करिए, यहाँ से ले जाइए, देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, फिर एक गोली है ना आपका, एक गोली इसको ले आइए, यहाँ मिला दीजिए, फिर इसके लिए आपको 3 गोली बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो कहने का मतलब एक गोली, फिर 2 गोली, फिर 3 गोली, इसको यहाँ मिलाइए और एक गोली यहाँ, एक गोली यहाँ, तो 1 2 3 4 5 गोली है, इसको ले आइए यहाँ और इसको मिला दिए यहाँ, बड़े आसानी के साथ डब्लू बन गया।
इसके बाद वो रेस एच नहीं लिख पा रहा, तो उससे कहे भाई बराबर के दो लाइन खींच दो, क्या कर दो, दो लाइन खींच दो। इसके बाद यहां से एक बीच में से एक लाइन खींच दो, एच बन गया। तो इस तरह पढ़ाने का तरीका यदि अपनाया जाए तो बच्चे में कोई संकोच नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हमारे ज़्यादातर अध्यापक बंधु क्या करते हैं, उनको बेसिक ज्ञान स्वयं को नहीं होता है, वो किताब खोले, सिलेबस उठा लिए और उससे रीडिंग लगवाना शुरू कर देते हैं। या बहुत करते हैं जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, कविताएं पोएम रटा देते हैं। वो पोएम रटाने से कुछ काम नहीं होगा, पोएम तो आज नर्सरी LKG में, लेकिन उसको बेसिक रूप से उसको पहचानना सिखवाइए। स्वर और व्यंजन क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट के वर्क क्या, फंक्शन क्या है, कि वर्ड कैसे बनते हैं और सेंटेंस कैसे बनते हैं। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे और कौन सी मात्रा किन किन अक्षरों से लगाने से बनती है और कौन वर्ड साइलेंट हो जाता है। कभी कभी जैसे राइट लिखा गया है, WRITE राइट, और यहाँ RIGHT। यहाँ कभी कभी मान लीजिए छोटे बच्चे की बात नहीं, 3-4 के बच्चा है, वो दिया क्लास 3rd या 4th का बच्चा है, तो इसका भी राइट आप कर रहे हैं और इसके भी राइट कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो वहाँ आप ये बता सकते हैं, पूछा सर दोनों का राइट स्पेलिंग अलग है लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम जा रहा है, तो यहाँ क्यों W से शुरुआत तो यहाँ भी राइट है और यहाँ शुरुआत यहाँ पे भी राइट है। तो वहाँ आपको बताना चाहिए कुछ अच्छे अक्षर शब्द ऐसे होते हैं जिनके W के बाद R आता है, तो वहाँ W साइलेंट होते हैं। इस तरह ये सिस्टमेटिक ढंग से पाते हैं तो वह आप अपने को सफर, जबकि इसके माने ये देखिए, ये नाउन हो गया, क्या हो गया, या नाउन हो गया या वर्ब हो गया। तो इस तरह बच्चे के लिए आप सिस्टमेटिक ढंग से सभी, लेकिन इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, सबसे बड़े दोषी अभिभावक होते हैं जो अपरिपक्व अध्यापकों के में अध्यापकों के परिपक्व अध्यापकों के साथ अपने बच्चे को सौंप देते हैं, वहाँ कभी जानने का ये साहस नहीं रखते हैं। अभी एक लोग, नाम तो नहीं मैं लेना चाह रहा हूँ, एक लोग राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर साहब आज मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि अभी बच्चे को, मेरा बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 2 में क्लास 3rd में, उसको अभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाई जा रही है। और क्लास, जबकि हम लोगों के यहाँ बच्चा LCM SCF प्रॉफिट एंड लॉस कक्षा 3-4 के बच्चे लगा रहे हैं और कहें अभी वहाँ रोमन नंबर सिखा रहे हैं। रोमन नंबर तो कक्षा 3-4 के बच्चे को ओरली याद होना चाहिए। तो ये वहाँ तो चूंकि सेंट पीटर्स की बात बता रहे थे और फीस वहाँ के आप देख ही रहे हैं कितना तानाशाही रवैया है। तो छोटे बच्चे, विद्यालय नहीं, विद्यालय की भवन आपको नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है कौन, गुणवत्तापरक टीचर जिसके अंदर स्वयं विचार विवेक और शील होगा। अब बच्चों को हमेशा अपने नज़दीक ले आए। और माता पिता से भी मैं कहता हूँ, यदि बच्चा स्कूल से जाता है तो आपका भी दायित्व होता है कि आप उससे पूछिए होमवर्क में आज आपको क्या मिला, आपने विद्यालय में क्या सीखा, अपने गोद में बैठाइए, जैसा बच्चा बगल में बैठाइए, उसको नाश्ता कराइए, खाना पीना खिला करके उसके साथ 10 मिनट समय जरूर दीजिए और उसको मोबाइल से भी दूरी बनाकर रखिए। तो यदि आप ऐसा करता है और विद्यालय में बच्चा यदि आया और माता पिता चाहे, उनका दायित्व है, जैसे 7:30 बजे का विद्यालय है
तो माता पिता के दायित्व है कि वो अपने को 5 बजे उठ करके बच्चे के लिए उसको नहलाना धुलाना, टिफिन तैयार करना, उसको समय से विद्यालय पहुंचना। जिस तरह से आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि ये दवाएं 3 टाइम में आपको लेना, एक दवाई खाली पेट में लेना, एक सोते समय लेना है और बाकी 3 दिन भर में लेना है, 3 खुराक। तो यदि आप उसके बताए हुए अनुसार आप दवाई, जो सुबह का दवाई उसको शाम को खा लीजिए, शाम का दवाई सुबह खाइए, खाली पेट वाला खाना खाने के बाद खाइए और फिर अल्टरनेट करते जाइए, तो आप क्या सही रूप से आपका डिजीज गायब होगा? नहीं होगा। उसी तरह माता पिता के दायित्व है कि बच्चों को के अंदर रेगुलरिटी लाएं और अध्यापकों का दायित्व है कि बच्चे को इतना मोटिवेट करें, इतना उसको प्रोत्साहन दें कि बच्चा कभी आपसे विद्यालय से दूरी ना बना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी अभिभावकों और सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कहीं कोई त्रुटियां हैं तो इसको कमेंट के द्वारा हमें सूचित जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।